हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ही बहुत बहुत स्वागत है। और 26 जून 2026 फ्राइडे का दिन और इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़ एनालिसिस लेकर मैं शांतनु सरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 आर्टिकल्स मैंने लिस्ट किए हुए हैं। तीनों ही एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स हैं, अच्छे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम इन आर्टिकल्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो उनके लिए सी सेट लाइव क्लासेस का हमारा एक बैच जो है वो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। ओनली एट 1799। सिर्फ 1799 में आपको ये बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर ये मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और यहाँ पर जो मेन न्यूज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस भी करना है, ये बेसिकली आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये वेनेजुएला में, ठीक है, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में एक भूकंप आया है। और बल्कि एक नहीं बल्कि दो भूकंप आए हैं एक साथ, ठीक है, ट्विन क्वेक्स जिनको बोला जा रहा है या सिस्मिक डबल भी इनको बोला जा रहा है। तो इसके बारे में मतलब क्या है ये पूरा इंसिडेंस और कैसे ये इस तरीके के ट्विन अर्थक्वेक्स आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन पेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सीधे हम लोग एक्सप्लेन पेज पे ही चलते हैं। यहाँ पर बीच के पेजेस में कोई ऐसा खास आर्टिकल नहीं है। तो एक्सप्लेन पेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें बेसिकली 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला ये है कि पासपोर्ट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप व्हाट इज़, मतलब अगर सिटीजनशिप का प्रूफ पासपोर्ट नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, मतलब किस डॉक्यूमेंट से सिटीजनशिप प्रूफ हो सकती है वो यहाँ पर बात की जा रही है ना। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है कि 100% टैग ऑन लेबल डिस्क्लेमर्स ऑन द बैक वाई CCPA फाइंड 2 कंपनीज। ठीक है ना, ये क्या इशू है ये भी हम लोग समझेंगे। और इसके नीचे ही ये जो आर्टिकल दिया हुआ है कि वेनेजुएला में जो ये अर्थक्वेक आया है सिस्मिक डबलेट को लेकर, तो ये क्या है मामला ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट ये है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय है, उसने अभी 2 दिन पहले ही इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है कि पासपोर्ट इज़ प्राइमरीली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ स्टैंड अलोन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने ये बात साफ साफ बोली है कि पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मतलब आपको ट्रैवल करने के लिए ये परमिशन देता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये स्टैंड अलोन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये स्टेटमेंट जो है वो पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में के दिन दिया गया, इससे कुछ कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर इंडियंस के लिए पासपोर्ट इज़ द मोस्ट अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट, स्टेट मतलब अथॉरिटी। ठीक है ना, ये आपको पता है कि पासपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट है जो भी स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें से, क्योंकि उसमें रिपब्लिक का नाम है। ठीक है ना, इंडियन रिपब्लिक इस तरीके का नाम पासपोर्ट में लिखा होता है। एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पासपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। एंड इशूड ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और वेरिफिकेशन भी उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट लेवल की होती है ना। अगर आपके पास पासपोर्ट है या आपके अगर किसी रिलेटिव के पास पासपोर्ट है, तो याद करिए जब आप पहली बार पासपोर्ट बनाने गए थे तो उसकी जो वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है ना, वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट होता है ना, स्ट्रिक्ट होता है। उसमें आपका इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाता है, आपके घर का जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह भी सब कुछ करते हैं, तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट होता है, ऐसे ही पासपोर्ट नहीं बन जाता है ना। अब यहाँ पर जो MEA यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का क्लैरिफिकेशन है, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन मतलब जो काफ़ी लंबे समय से एक पोजीशन चली आ रही है, वो है कि अ पासपोर्ट इज इशूड बिकॉज द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड अ पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो किसी को भी पासपोर्ट तभी जारी करती है जब सरकार इस बात से सेटिस्फाइड होती है कि वो व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है। बट इट डज नॉट क्रिएट सिटीजनशिप, लेकिन उससे सिटीजनशिप क्रिएट नहीं होती है। नॉर इज इट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप इफ चैलेंज्ड इन लॉ। अगर कभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है या जो सिटीजनशिप है, अगर उसको लॉ के अंतर्गत चैलेंज कर दिया जाए या कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, तो पासपोर्ट जो है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो वो भारत का नागरिक है या उसके पास भारत की सिटीजनशिप या नागरिकता है। ये बिल्कुल भी कंक्लूसिव तरीके से नहीं कहा जा सकता, ये बात इन्होंने यहाँ पर
क्लियर कही है। ठीक है, अब देखिए सिटीजनशिप की अगर हम लीगल स्टेटस की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 to 11 है, ठीक है ना, यानी कि पार्ट 2 भी आप इसको कहते हैं, पार्ट 2 यानी कि आर्टिकल्स 5 to 11 वो सिटीजनशिप से डील करता है, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और साथ ही साथ जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो डिफाइन करता है कि हु इज़ एन इंडियन सिटीजन। उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज या कंडीशंस दी गई है कि कौन व्यक्ति जो है भारत का नागरिक कहलाएगा, या किस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता लेने का अधिकार है, या भारत की नागरिकता किस व्यक्ति के पास है। ठीक है, आर्टिकल में दिया गया है 5 to 11 और साथ ही साथ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सिग्निफिकेंटली नाइदर आइडेंटिफाइज एनी सिंगल डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन इन दोनों में से ना ही तो ये आर्टिकल्स और ना ही ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक किसी भी सिंगल डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आइडेंटिफाई करता हो। ठीक है, मतलब इन दोनों में कहीं पर भी ऐसा कुछ कोई डॉक्यूमेंट का मेंशन नहीं है कि जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप ये कह सकें कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपका ये नागरिकता का प्रूफ है, सबूत है, प्रमाण है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इंस्टेड सिटीजनशिप इज ट्रीटेड एज अ लीगल स्टेटस अराइजिंग फ्रॉम फैक्ट सच एज बर्थ, पेरेंटेज, डोमिसाइल और नेचुरलाइजेशन। ठीक है, सिटीजनशिप बेसिकली एक लीगल स्टेटस है जो आपके बर्थ की वजह से आपको मिला हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंटेज की वजह से, पेरेंटेज मतलब कि आपके पेरेंट्स यहाँ के हैं, डोमिसाइल की वजह से या नेचुरलाइजेशन की वजह से मिला हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट सर्व एज एविडेंस ऑफ दोज फैक्ट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ इस फैक्ट्स के लिए एविडेंस है। जैसे कि मान लीजिए अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, सिटीजनशिप डिपेंड्स ऑन व्हेन दे वर बॉर्न एंड इन सर्टेन केसेस द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ है तो उसकी सिटीजनशिप मतलब वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, भले ही वो व्यक्ति जो है या वो जो पर्सन है वो इंडिया में पैदा तो हुआ है, लेकिन वो भारत का सिटीजन होगा या नहीं होगा वो कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे कि वो कब पैदा हुआ है, उसमें कुछ डेट्स दी गई हैं, ठीक है ना, कब वो पैदा हुआ है, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी है कि उसके पेरेंट्स की सिटीजनशिप स्टेटस क्या है। उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि भले ही व्यक्ति जो है वो भारत में पैदा हुआ है, बॉर्न इन इंडिया है, लेकिन वो सिटीजन है इंडिया का या नहीं है। ठीक है, इसके बाद फॉर समवन नेचुरलाइज, नेचुरलाइज मतलब किसी बाहर के व्यक्ति ने भारत की अगर नागरिकता ली है तो फिर वो निर्भर करता है कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है, कि उसने कुछ जो स्टैट्यूटरी कंडीशंस हैं, यानी कि जो लॉ में या एक्ट में कोई कंडीशंस दी गई है उसको वो कितना फॉलो करता है या कितना उसके साथ कंप्लाई करता है, तब निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। ठीक है, अब ये जो डिस्टिंक्शन है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट 2020 में एक आंसर में ये बात कही थी। ठीक है, आस्क्ड वेदर आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट कंस्टिट्यूट वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। मतलब जब ये सवाल पूछा गया सरकार से कि क्या आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी है ना, वोटर आईडी मतलब जिसका इस्तेमाल आप वोट देने के लिए करते हैं, या फिर आपका जो पैन कार्ड है या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या ये वैलिड प्रूफ है सिटीजनशिप के, तो इसके जवाब में सरकार ने ये कहा कि एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इज गवर्न्ड बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, यानी कि जो एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास जो भारत की नागरिकता है उसको गवर्न करने के लिए जो हमारे पास एक्ट है वो है वही 1955 का सिटीजनशिप एक्ट, और साथ ही साथ जो उसके अंतर्गत रूल बनाए गए हैं वो। ठीक है, इसमें लिखा है कि भारत की नागरिकता जो है वो कोई भी व्यक्ति एक्वायर या हासिल कर सकता है बाय बर्थ, यानी कि अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो, बट डिपेंडिंग अपॉन कुछ सर्टेन और कंडीशंस भी है उसमें कि कब हुआ है पैदा, या किसी पर्टिकुलर डेट के बाद हुआ है तो फिर उसके पेरेंटेज की सिटीजनशिप स्टेटस देखा जाता है। ठीक है, बर्थ हो सकता है, बाय डिसेंट हो सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 कंडीशंस दी गई है। ठीक है, ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी मेंशन किया गया है 5 to 11 में। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की मतलब जो क्राइटेरिया है कि वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है ना, वो बेसिकली जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस हैं उसके अनुसार है। ठीक है, नोटेबली डिड नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उसमें भी वही बात मैंने आपको बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट या ये दस्तावेज है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ। येट अंडर द सिटीजनशिप रूल्स 2003, लेकिन उसके बाद जो रूल्स बने हैं सिटीजनशिप को लेकर 2003 में, उसमें यह लिखा गया है कि दोज सीकिंग इंडियन सिटीजनशिप्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स पासपोर्ट्स टू प्रूव दे आर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, उसमें यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता चाहता है, ठीक है ना,
अंडर सर्टेन प्रोविजन सीकिंग इंडियन सिटीजनशिप, मतलब जो भारत की नागरिकता चाहता है उसको कुछ प्रोविजंस के अंतर्गत अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट मतलब जो है वो प्रेजेंट करना होगा, ये प्रूफ करने के लिए कि वो जो है उसके पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ना इन्होंने मतलब एक चीज़ मिस कर दी है, और वो ये है कि इसमें पहले क्या लिखा गया मैं बताता हूँ कि सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट जो है वो एम्पावर करता है द सेंटर टू इशू अ पासपोर्ट और ट्रेवल डॉक्यूमेंट इवन टू अ नॉन इंडियन सिटीजन इफ इट कंसिडर्स सच इशुएंस नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमें मतलब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। ये बात क्लियर है कि वैसे मतलब इन जनरल हम ये मानते हैं कि जो इंडियन पासपोर्ट है वो सिर्फ किसको इशू किया जा सकता है, जो इंडियन सिटीजन होगा उसी को, है ना। चाहे वो किसी भी तरीके से सिटीजन बना हो, बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन पासपोर्ट सिर्फ उसी को जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 20 ये एम्पावर करता है सेंटर को यानी कि केंद्र को कि वो पासपोर्ट जारी कर सकता है। पासपोर्ट यानी कि एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, वो जारी कर सकता है इवन टू नॉन इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि इस तरीके का पासपोर्ट जारी करना पब्लिक इंटरेस्ट में है तो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने चीज़ मिस कर दी है वो है ये एक्ट। ये कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये सिटीजनशिप एक्ट की बात नहीं है, बिकॉज सिटीजनशिप एक्ट 1955 का कोई सेक्शन 20 है ही नहीं। ठीक है, ये है बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये है पासपोर्ट एक्ट। ठीक है, ये है पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। तो पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि अगर सेंटर को ये लगे, है ना, कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ लगे तो वो किसी नॉन इंडियन सिटीजन को भी पासपोर्ट इशू कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एमईए का सोर्सेज का ये कहना है कि ये प्रोविजन जो है वो कुछ स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लार्जली केसेस वेयर से एन इंडियन ओरिजिन पर्सन बिकम्स स्टेटलेस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और समवन स्टेटलेस इज इन इंडिया एंड मस्ट ट्रेवल अब्रॉड। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कभी कोई ऐसा सिचुएशन हो गई कि कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है लेकिन वो स्टेटलेस हो गया है। स्टेटलेस मतलब किसी जियोपॉलिटिकल कंडीशन की वजह से या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से कोई स्टेट उसकी मतलब जहाँ का वो रहने वाला है या जहाँ का उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है वो स्टेट उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा ही स्टेटलेस व्यक्ति इंडिया में है और उसको अगर अब्रॉड ट्रैवल करना है तो ऐसे सिचुएशन में फिर उसके लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पासपोर्ट जारी कर सकती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पास्ट का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ऐसा कब किया गया। तिब्बतन रेफ्यूजीज और जो श्रीलंकन तमिल्स थे इंडिया में उनको इस तरीके के स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किए गए थे। ठीक है, 2023 का भी जिक्र किया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट ने सेंटर से मांग की थी कि एक पासपोर्ट एक श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी को जो है वो पासपोर्ट दिया जाए अंडर सेक्शन 20 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। यहाँ पर इन्होंने जाके मेंशन किया है कि ये पासपोर्ट एक्ट है और 1967 का है, वही मैंने आपको जो ऊपर बताया वो। ठीक है, बात समझ गए आप। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि पिछले साल जब बिहार से एसआईआर शुरू हुआ, ठीक है, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ तो उसकी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और जब उसकी सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस जॉयमाला बागची की, उनका ये कहना है कि वी वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई वी हैव रिपीटेडली पास्ड ऑर्डर्स दैट द लिस्ट इलस्ट्रेटिवली इंडिकेट्स 11 डॉक्यूमेंट्स। इफ यू सी दोज 11 अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स नन आर कंक्लूसिव ऑफ सिटीजनशिप। तो इनका यही कहना था कि मतलब जब एसआईआर हो रहा था तो उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया गया था। ठीक है, और उसमें उसमें यही कहा गया है कि अगर आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट से अलग देखते हैं तो सिटीजनशिप का तो कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन अपीयर टू प्लेस passport and birth certificate in a higher evidentiary category than other documents accepted by the election commission for voter verification। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट का अलग से जिक्र किया तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बाकी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन फॉर वोटर वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, उसके कंपैरिजन में ये पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट को थोड़ा सा मतलब हायर स्टेटस दिया गया। येट इन केसेस डीलिंग डायरेक्टली विद सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स कोर्ट्स हैव ऑफन लुक बियॉन्ड पासपोर्ट्स। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर कोई विवाद या डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर कोर्ट्स जो है वो सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर रिलाई नहीं करते। जैसे 2013 का एक केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड रिलीफ टू 4 पर्सन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इलीगल इमिग्रेंट्स डिस्पाइट देयर प्रोड्यूसिंग पासपोर्ट्स। ठीक है, इन लोगों के पास पासपोर्ट्स था, इनके ऊपर आरोप था कि ये इलीगल इमिग्रेंट है। ठीक है, लेकिन पासपोर्ट होने के बावजूद उनको जो है वो
उनको राहत नहीं दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। हालांकि बाद में उनका जो पासपोर्ट है वो टर्मिनेट भी कर दिया गया, ठीक है, उन्होंने पासपोर्ट भी प्रोवाइड किया, उनके पास आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनको राहत नहीं दी गई। इसी तरीके से 2005 का एक मामला है, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग सिटीजनशिप रेस्ट ऑन द पर्सन क्लेमिंग इट, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब कुछ कुछ आप इसको रिलेट कर सकते हैं जो यूएपीए का प्रोविजन है ना, यूएपीए में भी यही होता है कि मतलब वैसे मैं उसको थोड़ा सा मतलब वेगली रिलेट कर रहा हूँ, बट आप आई थिंक मैं एक चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे यूएपीए में भी क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्ट प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें भी ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्राइमा फेसी एक्यूज्ड मान लिया गया तो वो व्यक्ति एक्यूज्ड नहीं है, ठीक है, ही इज़ नॉट गिल्टी, वो प्रूफ करना की जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी सिटीजनशिप, अपनी नागरिकता प्रूफ करनी है तो इसका जो बर्डन है या जो इसकी जिम्मेदारी है वो उस व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और केस है, 1962 का केस है, दैट इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस अब्दुल खादिर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटेड पासपोर्ट एज एन एविडेंस ऑफ नेशनलिटी बट एग्जामिन्ड constitutional criteria such as birth, domicile and migration history for citizenship, ठीक है। पासपोर्ट को नेशनलिटी का एक एविडेंस तो माना, लेकिन उसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि उस व्यक्ति का बर्थ, डोमिसाइल या माइग्रेशन हिस्ट्री जो है उसको एग्जामिन किया फॉर हिज सिटीजनशिप, ठीक है। तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जब सिटीजनशिप की बात आती है तो पासपोर्ट के बियॉन्ड जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को देखता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बिगर प्रॉब्लम का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर ये लिखा है कि मतलब ऐसा कई सारे देशों में होता है, हालांकि इंडिया में नहीं है, कि इंडिया डज नॉट इशू अ यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। सभी सिटीजन्स के लिए यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जाता है। सर्टिफिकेट्स ऑफ सिटीजनशिप आर फॉर अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, लिमिटेड कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ही ये जारी किया जाता है, दोज हु एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। मतलब ये चीज़ ये लिखी जा रही है कि सबके पास जो है मतलब इंडिया में सबके पास सिटीजनशिप का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। आप बताइए आप में से कितने लोगों के पास सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है, मतलब कोई ऐसा सर्टिफिकेट या कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें ये लिखा हो कि आप भारत के नागरिक हैं? नहीं होगा, किसी के पास नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जिन व्यक्तियों को यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से मिलती है अंडर सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, सिर्फ उनके पास इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट। बट द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर सिटीजन्स बाय बर्थ, लेकिन ज़्यादातर इंडियंस क्या हैं, उनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट स्टिल दे आर इंडियंस, वो इंडिया के सिटीजन हैं क्योंकि बाय बर्थ है वो, ठीक है। अब यहाँ पर यह लिखा है कि इंडिया का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी अनइवनली इवॉल्व हुआ है, और यूनिवर्सल बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो रिलेटिवली एक रीसेंट फिनोमेना है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ओल्डर इंडियंस की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप हैज़ ट्रेडिशनली बर इन्फर्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि उनके पास जैसे इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट उनके पास है, अगर इंडिया से उन्होंने स्कूलिंग की है तो उनके पास कोई ज़मीन वगैरह तो उसके लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, पासपोर्ट है या बाकी कोई भी और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो इनसे क्या मान लिया जाता है, ठीक है, तो इससे ये इन्फर कर लिया जाता है कि वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, रादर देन थ्रू अ सिंगल डेफिनेटिव क्रेडेंशियल। कोई सिंगल ऐसा डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया हो कि वो भारत के नागरिक है, लेकिन इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स है तो उससे ये मान लिया जाता है कि वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास जो है वो किया गया, दैट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। द लीगल आर्किटेक्चर जो है इसका वो शुरू हुआ था 2003 में, 2003 का जो सिटीजनशिप रूल्स आया था उसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी तब ये मतलब बनाने की बात थी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी किया जाएगा, ठीक है। इसमें यह था कि द रूल एनविसेज्ड अ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स along with local and state level registers and contemplated the issuance of identity cards linked to citizenship। तो उसमें यही था कि एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा, साथ ही साथ लोकल और स्टेट लेवल के रजिस्टर्स होंगे, है ना, और उसमें यही था कि क्या किया जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए जाएंगे जो सिटीजनशिप से लिंक होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये आइडिया जो है वो यूपीए की सरकार में भी आया, इन अ टसल बिटवीन द होम मिनिस्ट्री एंड द यूआईडीआई ओवर वेदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन शुड प्रीसीड सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि यूआईडीआई जो है उस समय जब आधार कार्ड लेके आया तो तब उस समय भी ये इशू सामने आया कि क्या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी रहे हैं आर के सिंह,
उन्होंने इसी बात को रिकॉल किया है कि सीनियर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स रिपीटेडली ये आर्ग्यू करते रहे कि आधार कुड नॉट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो एट दैट टाइम वी सेड इट वुड इनेबल लार्ज नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स टू गेट डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब उन्होंने यही कहा कि इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या घुसपैठिया हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लेंगे। तो फिर मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है, ये जो यूएडीआई के चीफ थे नंदन नीलेकणी, ये भी यहाँ पर जो है वो मौजूद थे, है ना। तो अपने हमने अपना पॉइंट रखा, मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से। एंड आई वॉज वेरी क्लियर इट कैन नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, है ना। तो ये आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो नंदन नीलेकणी जो थे उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि दैट इज़ वेरिफिकेशन वॉज पेरिफेरल। ठीक है, और जहाँ तक पासपोर्ट कंसर्न है, इट्स वेरिफिकेशन लेवल्स आर स्ट्रॉन्गर। मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट के वेरिफिकेशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन पासपोर्ट जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया कि वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, इसको हमेशा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना गया है। और जो आइडिया ऑफ एनआरसी है दैट वाज टाइड टू प्रोवाइडिंग अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, हालांकि एनआरसी जो है वो पूरे देश में कभी भी रोल आउट हुआ ही नहीं, है ना। और ये एक पॉलिटिकली कंटेंशियस एक्सरसाइज बन के रह गया और इवेंचुअली ओवरटेकन बाय द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चा थी कि मतलब इस एक्ट के बाद एनआरसी वगैरह किया जाएगा। तो उसके बाद फिर लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसको हुई और ये चीज़ हो नहीं पाई। ठीक है, दी ओनली लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बड़े स्तर पर, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो लार्ज स्केल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आसाम में किया गया 2015 से 2019 के बीच में। ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेंट्स को जो है दे हैड टू स्टेब्लिश लिंक्स टू लेगेसी रिकॉर्ड्स प्रीडेटिंग, मतलब 24 मार्च 1971 से पहले के उनको जो है वो अपने लिंक्स इस्टेब्लिश करने थे, है ना। नियरली 19 लाख पीपल वर लेफ्ट आउट ऑफ द फाइनलिस्ट, और जब उसकी फाइनलिस्ट आई तो लगभग 19 लाख लोग जो है उसमें उसका नाम नहीं था, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकन्सिस्टेंट थे, कहीं पर किसी की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक था। ठीक है, किसी के रिकॉर्ड्स मिसिंग थे या फिर वो फैमिली लिंकेज को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से जो है ये चीज़ नहीं हो पाई। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर ऊपर ये जो चीज़ दी गई है वो ये है कि हु इज़ एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, देखो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें सिटीजनशिप ऑब्टेन करने के 4 तरीके हैं। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ राइट सिटीजनशिप के लिए जो व्यक्ति इंडिया में 1950 से लेकर 1987 के बीच में पैदा हुए हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, सीधे सीधे। ठीक है, जो 1987 से लेकर 2003 के बीच में पैदा हुए हैं उनको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उनके आइदर ऑफ द पेरेंट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, यानी कि जब उस व्यक्ति का बर्थ हुआ है तो उस समय उनके दोनों पेरेंट्स में से, मतलब फादर और मदर में से कम एक आइदर पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो 1987 से 2003 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। जिन लोगों का बर्थ 2003 के बाद हुआ है तो उनको सिटीजनशिप तभी माना जाएगा या उनको सिटीजनशिप इंडिया की तभी मिलेगी जब, पहली कंडीशन तो वही है कि आइदर पेरेंट्स इज अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, और दूसरा है कि अदर इज नॉट अ इलीगल माइग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन उन्होंने यहाँ पर ऐड करी है। एक कंडीशन तो वही है कि उनके आइदर पेरेंट, मतलब दोनों में से एक पेरेंट जो है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, मतलब उस बच्चे के बर्थ के समय। और लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दी गई है कि उसका जो दूसरे पेरेंट है, मतलब सेकंड पेरेंट, अगर फादर इंडियन सिटीजन है तो मदर जो है वो लीगल इमिग्रेंट नहीं होनी चाहिए, या मदर अगर इंडियन सिटीजन है तो फादर इलीगल इमिग्रेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, कि अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, एंड हु हैज़ एटलीस्ट वन इंडियन पेरेंट, जिसके एक पेरेंट इंडियन है, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, प्रोवाइडेड
दैट द बर्थ इज रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर विद द इंडियन कॉन्सुलेट इन द जुरिस्डिक्शन, यानी कि जिस भी देश में उनका जन्म हुआ है वहाँ की इंडियन कॉन्सुलेट के साथ 1 साल के अंदर अंदर, मतलब जन्म के 1 साल के अंदर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया गया हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो अगर हम बात करें तो दिस इज़ फॉर पर्सन रिलेटेड टू एन इंडियन सिटीजन थ्रू मैरिज और एंसेस्ट्री, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन के साथ जिसकी शादी होती है ना, तो उस व्यक्ति का जन्म जो है, मतलब उसका जन्म अगर किसी के, मतलब उसके किसी व्यक्ति की अगर शादी किसी इंडियन सिटीजन से हो रही है तो उसके रिलेटेड है ये, है ना। इसके बाद अगला है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो ऐसे पर्सन को ग्रांट किया जा सकता है हु इजंट एन इलीगल इमिग्रेंट, ठीक है, जो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है और भारत में रहा है 12 महीने कंटिन्यूसली बिफोर अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाई करने से 12 महीने पहले वो लगातार भारत में रहा हो, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि इस 12 महीने के पीरियड से पहले के जो 14 साल हैं उसमें से वो व्यक्ति जो है कम से कम 11 साल इंडिया में रहा हो, ठीक है, हालांकि इसको कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि अगर सेंटर को ये लगता है कि द एप्लीकेंट हैज़ रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस, अगर किसी व्यक्ति ने इन क्षेत्रों में, इन सेक्टर्स में अपनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोवाइड की हो, ऐसा अगर सेंटर को लगता है तो उसके केस में ये सारी कंडीशन जो हैं वो वेव की जा सकती हैं, ठीक है, उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और इसी कंडीशन के अंतर्गत दलाई लामा को या जो पाकिस्तानी सिंगर हैं अदनान सामी, उनको भारत की नागरिकता मिली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि सिटीजनशिप जो है इज ट्रीटेड एज अ लीगल स्टेटस अराइजिंग फ्रॉम फैक्ट सच एज बर्थ, पेरेंटेज, डोमिसाइल और नेचुरलाइजेशन। डॉक्यूमेंट जो है सर्व एज एविडेंस ऑफ दोज फैक्ट्स। पासपोर्ट जो है वो सिर्फ इसलिए इशू किया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड अ पर्सन इज अ सिटीजन, ये सिटीजनशिप क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना। आई होप बात समझ गए आप। चलिए, इसके बाद हम लोग ये वाला आर्टिकल देखते हैं। 100% टैग ऑन लेबल एंड डिस्क्लेमर्स ऑन द बैक, वाई CCPA फाइंड 2 कंपनीज, ठीक है। देखो यहाँ पर यह लिखा गया है कि जूस से लेकर ब्रेड तक जो 100% का लेबल लिखा होता है इज़ नियर यूबिक्विटस मार्केटिंग टूल, ठीक है। नियर यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब है कि जो हर जगह देखने को मिलता है। नियर यूबिक्विटस मार्केटिंग टूल है दैट इज मेंट टू एश्योर कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट अनअडल्ट्रेटेड क्वालिटी, यानी कि किसी भी चीज़ में अगर लिखा होगा दिस इज 100% मेड ऑफ पर्टिकुलर थिंग, तो इससे कंज्यूमर को क्या लगेगा कि ये चीज़ में बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई अडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस महीने जो 2 ऑर्डर जारी किए गए हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, उसमें दोनों कंपनीज के ऊपर, 2 कंपनीज हैं जिनके ऊपर 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाई गई है, और वो 2 कंपनीज कौन कौन सी हैं? मेजर फूड एंड बेवरेज कंपनीज, एक है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड और दूसरी है स्टोरिया फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इनके ऊपर क्यों लगाए गए हैं ये 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी? फॉर रनिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंगेजिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय प्रोमिनेंटली यूजिंग 100% क्लेम्स ऑन देयर पैकेजिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल्स, ठीक है। इन्होंने अपने जो भी प्रोडक्ट थे उसकी पैकेजिंग में या उसकी प्रमोशनल मटेरियल में 100% का लेबल लगाया हुआ था। अब ये क्या पूरा मामला है? तो उसी को बेसिकली ये जो CCPA है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने माना है कि ये मिसलीडिंग है, दिस इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और साथ ही साथ ये एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ऐसा इन्होंने माना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो CCPA है उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 है उसका पावर का यूज़ किया है। इस सेक्शन में ये दिया गया है कि डिफाइंस अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एज वन दैट फॉल्सली डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट, गिव्स अ फॉल्स गारंटी और डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इस एक्ट के ये जो सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 28, इसमें ये लिखा गया है, इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होगा उसकी डेफिनेशन दी गई है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि दैट फॉल्सली डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट, यानी कि किसी प्रोडक्ट को अगर आप गलत तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें कोई फॉल्स गारंटी दे रहे हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप डेलिबरेटली जानबूझकर कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। और जो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है इसका जिक्र किया गया है इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द स्टैंडर्ड क्वालिटी और कंपोजिशन ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि किसी भी सामान की जो क्वालिटी है वो किस किस चीज़ से बना है, उसकी क्या कंपोजिशन और क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं, उसको लेकर अगर आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, मतलब कोई गलत जानकारी देते हो तो, ठीक है। द रेगुलेटरी बैकड्रॉप फॉर दीज ऑर्डर्स वॉज सेट बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो FSSAI है उसने इन ऑर्डर्स को लेकर रेगुलेटरी बैकड्रॉप जो है वो
बनाया हुआ है, ठीक है, वो सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर पिछले साल के मई की अगर हम बात करें तो फूड रेगुलेटर नोटेड आर ट्रेंड ऑफ ब्रांड्स यूजिंग 100% टर्म, ठीक है, कि 100 जो फूड रेगुलेटर मतलब ये जो FSSAI है, इसने ये चीज़ नोट की थी कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि 100% आजकल मतलब प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ों में 100% लिखा रहता है, ठीक है। FSSAI का ये कहना है कि द टर्म इज़ नॉट डिफाइंड इन इट्स एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस, ठीक है, इस तरीके का कोई भी टर्म उसके एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस में मेंशन नहीं है, और इसका जो इस्तेमाल है इज़ लाइकली टू कन्वे अ फॉल्स सेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्योरिटी और सुपेरियरिटी, और इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो लाइकली मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो एक फॉल्स सेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्योरिटी है ना, कि मतलब कहा जा रहा है कि ये चीज़ 100% प्योर है, ठीक है, तो 100% प्योरिटी या 100% सुपेरियरिटी को का एक फॉल्स सेंस देने के लिए किया जा रहा है, ऐसा FSSAI ने कहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या मामला है दोनों कंपनीज का अगर हम समझे, तो ये 100% आटा ब्रेड, तो ये जो फॉल्स सेंस ऑफ प्योरिटी है, ये बेसिकली जो केस है मिसेस बैक्टर्स बेसिकली एक ब्रेड आती है जिसका मतलब ब्रांड नेम है इंग्लिश ओवन, ये हो सकता है आप में से भी कई सारे लोगों ने कंज्यूम की हो, इंग्लिश ओवन की जो ब्रेड आती है उसकी कंपनी है ये मिसेस बैक्टर्स, ठीक है, इसके खिलाफ ये वाला केस है। इसमें CCPA ने बेसिकली जो है वो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द कंपनीज 100% आटा ब्रेड, ठीक है, आपने अगर ये ब्रेड कंज्यूम किया तो आपने भी हो सकता है कि देखा होगा, उसमें लिखा रहता है 100% आटा ब्रेड, है ना, और 100% होल व्हीट ब्रेड। तो कंपनी का ये कहना है, कंपनी हालांकि इस बात को खुद एडमिट करती है कि जो इसके कंटेंट है, जो व्हीट फ्लावर है यानी कि जो आटा है वो सिर्फ 87% है, लेकिन वो उसको 100% कह रहा है, ठीक है, वो 100% उसको इसलिए कह रहा है वॉज मेंट टू कन्वे दैट होल व्हीट फ्लावर वॉज द सोल ग्रेन सोर्सेज यूज्ड विदाउट एनी रिफाइंड फ्लोर और मैदा, ठीक है, लेकिन 100% क्योंकि 87% उसमें है, लेकिन 100% कहने का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ आटा ही आटा है, मैदा है ही नहीं, ठीक है। अब कंपनी जो है, कंपनी इस बात को मतलब इस बात को क्यों कह रही है, उसका ये कहना है कि जो FSSAI के लेबलिंग रेगुलेशंस है उसका ये कहना है कि विच स्टेट्स दैट अ ब्रेड टू बी क्लासिफाइड एज होल व्हीट ब्रेड, कि अगर किसी भी ब्रेड को होल व्हीट ब्रेड कहा जा सकता है FSSAI के लेबलिंग रेगुलेशंस के अनुसार, अगर उसमें 75% होल व्हीट फ्लावर है तो, ठीक है, कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ 78% होल व्हीट फ्लावर, अगर उसमें 78% होल व्हीट फ्लावर है तो इसका मतलब उसको आप 100 मतलब उसको आप कंप्लीटली आप क्या मान सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा FSSAI का रेगुलेशन है, बट उसमें कहीं भी FSSAI के रेगुलेशंस में कहीं पर भी 100% आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर CCPA ने ये कहा कि FSSAI की जो रेगुलेशंस है उनको आप कैन नॉट बी एलिवेटेड टू इनटू अ जस्टिफिकेशन फॉर मेकिंग अ अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट क्लेम सच एज 100% आटा ब्रेड, ठीक है, कि FSSAI के रेगुलेशंस का आप इस्तेमाल इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए नहीं कर सकते कि वो एक अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट क्लेम आप नहीं कर सकते कि 100% आटा ब्रेड, क्योंकि जब वो सिर्फ 87% ही ब्रेड का बना है, मतलब आटे का बना है ना। इट ऑब्जर्व दैट अ कंज्यूमर वुड रीजनेबली कंस्ट्रू द लेबल टू मीन द प्रोडक्ट इज एंटायरली कंपोज्ड ऑफ आटा, तो उनका ये बात भी कहना सही है, क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर आप 100% आटा ब्रेड उसमें लिख रहे हैं तो इसको पढ़ के जो कंज्यूमर है वो तो यही मानेगा कि इसमें 100% आटा का बना हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो ये केस हो गया है, ये जो ब्रेड वाली कंपनी है इसके अगेंस्ट। दूसरी कंपनी जिसके खिलाफ 100% टेंडर कोकोनट वाटर को लेकर इशू है वो ये है, ये कंपनी है स्टोरिया, ठीक है। इस कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया कि इसके जो प्रोडक्ट है उसमें लिखा गया है 100% टेंडर कोकोनट वाटर, ठीक है, और कई सारे इसके 100% जूस के वेरिएंट्स हैं। तो इसमें ये पाया गया कि जो स्टोरिया का कोकोनट वाटर है वो रिकन्स्टिट्यूट किया गया है फ्रॉम अ 9.6% कोकोनट वाटर कंसनट्रेट, ठीक है, सिर्फ 9.6% कोकोनट वाटर का कंसनट्रेट है और उससे ये कोकोनट वाटर बनाया गया है। वहीं अगर हम 100% जूस की बात करें तो वो प्रीडोमिनेंटली बने हैं पानी से और फ्रूट पल्प या उनके कंसनट्रेट से, जो 4 से 6% है, 4 से 16% तक है सिर्फ, ठीक है। अब स्टोरिया का ये कहना है कि FSSAI जो है वो परमिट करता है कि आप जूसेस को कंसनट्रेट से रिकन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और कंपनी का ये कहना है क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो 100% या पूरी तरीके से क्या है लीगली कंप्लायंट है, और बिकॉज इट हैड इंक्लूडेड अ डिस्क्लेमर ऑन द बैक ऑफ द पैक स्टेटिंग द प्रोडक्ट वॉज रिकन्स्टिट्यूटेड, उनका ये कहना है कि हमने प्रोडक्ट के पीछे जो डिस्क्लेमर होता है वहाँ पर ये टर्म लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट रिकन्स्टिट्यूटेड है, और फ्रंट ऑफ द पैक में हम 100% लिखते हैं तो वो हमारा क्लेम ठीक है, ठीक है। हालांकि अब CCPA ने इसमें यह कहा ड्रीव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ परमिटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डिसेप्टिव मार्केटिंग, कि भले ही आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं जो परमिटेड है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप फिर भी डिसेप्टिव मार्केटिंग नहीं कर सकते।
इट रूल दैट वाइल एफएसएसआई अलाउज रिकंस्टिट्यूशन, एफएसएसआई भले ही जो है वो रिकंस्टिट्यूशन अलाउ करता है, लेकिन वो किसी भी मैन्युफैक्चरर को ये अधिकार नहीं देता कि वो आप डाइल्यूटेड रिकंस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को ऐसे पेश करें कि वो एक अनडाइल्यूटेड नेचुरल प्रोड्यूस है। ठीक है, और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो फाइन प्रिंट डिस्क्लेमर्स होते हैं ऑन द बैक ऑफ द पैक, फाइन प्रिंट डिस्क्लेमर्स मतलब आपने देखे होंगे कि किसी भी एक प्रोडक्ट के पीछे से, मतलब ये जो 100% लिखा होगा आगे की साइड वो तो बड़ा बड़ा लिखा होगा, है ना, कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, लेकिन जो पीछे की तरफ उसके कंपोनेंट्स लिखे होंगे या फिर जो डिस्क्लेमर लिखा होगा वो इतना छोटा लिखा होगा कि आपको पढ़ने में भी नहीं आएगा, है ना। तो वही इनका कहना है कि जो फाइन प्रिंट डिस्क्लेमर्स ऑन द बैक ऑफ द पैक डोंट मेक अप फॉर मिसलीडिंग क्लेम्स इन द फ्रंट, कि आप सामने की तरफ से जो मिसलीडिंग क्लेम्स कर रहे हैं और उसके लिए आप कह रहे हैं कि हमने पीछे एक डिस्क्लेमर दे दिया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है और इसी के बदले इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। ठीक है, तो क्या पूरा मामला है, आई होप आप समझ गए। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल जो नीचे मैंने आपको बताया, जो वेनेजुएला में ये भूकंप आए हैं जिसको रेयर सिस्मिक डबलेट कहा जा रहा है, ये क्या है मामला देखते हैं। देखिए, वेनेजुएला की जो राजधानी है दैट इज़ कैराकस, वहाँ पर इस बात का डर है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग, मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं ट्विन अर्थक्वेक्स में, ऐसा मतलब आशंका है। पहला क्वेक जो है वो लगभग 7.2 उसका मैग्नीट्यूड था, 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कैराकस लेट वेडनेसडे नाइट को यह कर हुआ। और इसी के जस्ट 39 सेकंड्स के बाद, सिर्फ 39 सेकंड्स के बाद एक दूसरा अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड और भी ज़्यादा था, 7.5। ठीक है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इस डिजास्टर को सिस्मिक डबलेट डिस्क्राइब किया है। सेकंड क्वेक जो है दैट वाज द लार्जेस्ट, मतलब जो ये 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ये लार्जेस्ट है जो वेनेजुएला और या उसके जस्ट ऑफ इट्स कोस्ट, मतलब उस जो वेनेजुएला है या उसका जो कोस्ट है वहाँ पर 1900 के बाद से इतना बड़ा भूकंप पहली बार आया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो यूएसजीएस है, यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे है, उसने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर लगभग 10,000 से 1 लाख के आसपास लोगों की डेथ हुई हो सकती है। ऑफिशियल्स वांट दिस कुड बिकम वन ऑफ द कंट्रीज डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर, ये हो सकता है कि इस देश का अब तक का सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर हो, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई हो। ठीक है, जो पहला अर्थक्वेक है वो लगभग 24 किलोमीटर दूर था फ्रॉम सैन फिलिपे इन याराको स्टेट। सेकंड जो है वो हिट नियर मोरोन इन द नेबरिंग कैराबोबो स्टेट, जो कि लगभग कैराकस यानी कि जो इसकी राजधानी है वहाँ से 168 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। ठीक है, इसके जो शॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा थे कि जो इसकी नेबरिंग कंट्री है दैट इज़ कोलंबिया, वहाँ पर भी फील किए गए, और उसकी जो राजधानी है दैट इज़ बोगोटा, ठीक है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको भी ट्रेमर्स या जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो मनोस, बेलेम और मकापा का रीजन है ब्राज़ील के अमेजन में, वहाँ से भी बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली कराई गई हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज का ये कहना है कि दैट द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज इंक्लूडेड कैराकस एंड द नॉर्थ सेंट्रल स्टेट्स ऑफ मिरांडा, लागुएरा, एरागुआ, कैराबोबो एंड फाल्कन, मतलब ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन ये भी कहा गया है कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद, मतलब इतने बड़े डैमेज के बावजूद, जो वेनेजुएला का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला, मतलब कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अब वाई वॉज इट कॉल्ड द डबलेट, अब इसको डबलेट क्यों कहा गया है? ठीक है, क्योंकि दोनों अर्थक्वेक जो हैं वो शॉर्ट टाइम में हुए, मतलब एक के बाद एक हुए अचानक से, और जो डिस्टेंस है उनकी वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तो इसीलिए इनको यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे ने क्लासीफाई किया है एज आ डबलेट। ठीक है, एक टिपिकल सीक्वेंस में द लार्जर क्वेक इज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉलर आफ्टर शॉक्स, मतलब जनरली ऐसा होता है कि एक अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉलर आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं। लेकिन डबलेट में जनरली ऐसा नहीं होता, उसमें ये होता है कि या तो अर्थक्वेक्स जो हैं वो सिमिलर मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड रप्चर्स। ठीक है, मतलब हो सकता है कि थोड़ा दूर पर हो लेकिन एक रप्चर से, मतलब जो आपका एक तरीके से जो फॉल्ट का रप्चर हो रहा है उससे क्लोज रिलेटेड है और क्विक सक्सेशन में होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अर्थक्वेक हुए हैं वो है वेनेजुएला सिट्स इन वन ऑफ द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन्स इन द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका के नॉर्थ में ये कंट्री है। तो यहाँ पर बेसिकली दो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक है कैरेबियन प्लेट और दूसरी है साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, उनकी बाउंड्री पर ये देश जो है वेनेजुएला लाई करता है, और ये दो प्लेट जो हैं वो हॉरिजॉन्टली पास्ट स्लाइड पास्ट कर सकती हैं एक दूसरे के,
जिसको कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा भी दूँ इस तरीके का, जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, तो ये प्लेट्स एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के बगल से क्या कर रही हैं, स्लिप कर रही हैं, तो इसी को कहा जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा सा ये जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स है जिनका मेंशन यहाँ पर किया गया है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका अमेरिका है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर लाई करता है वेनेजुएला। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है, दिस प्लेट, ये वाली प्लेट है आपकी कैरेबियन प्लेट। ठीक, और ये जो पूरी प्लेट है दिस इज योर साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये जो कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है, इनके बीच में आपको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट देखने को मिला है, मतलब इस तरीके का कुछ कि ये इधर को मूव कर रही है और ये इधर को मूव कर रही है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि द कंट्री हैज़ विटनेस्ड अबाउट 1,000 अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड हायर ओवर द पास्ट डिकेड। यानी कि पिछले एक दशक में यहाँ पर 4.0 मैग्नीट्यूड से ऊपर के लगभग 1,000 से ज़्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिस्मिकली एक्टिव जोन पर ये लोकेटेड है। ठीक है, यूएसजीएस के अनुसार जो वेडनेसडे की नाइट का दूसरा अर्थक्वेक था जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 था, ठीक है, दैट रिजल्टेड फ्रॉम शैलो स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग नियर द बाउंड्री बिटवीन द टू प्लेट्स। वही जो कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है उसके बीच में स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से ये हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने जो ये 7.2 का अर्थक्वेक था जो पहला वाला था उसको फॉर शॉक कहा है। फॉर शॉक मतलब जो पहले आता है, और स्मॉलर क्वेक दैट अकर्स बिफोर अ लार्जर वन, मतलब बड़े अर्थक्वेक से पहले वाला जो छोटा अर्थक्वेक है उसको इन्होंने कहा है फॉर शॉक। ठीक है, और ये जो 7.5 का दूसरा वाला था उसको कहा गया है मेन शॉक। ठीक है, द लार्जेस्ट अर्थक्वेक इन द सीक्वेंस, लार्जेस्ट मतलब जो दो आए थे उसमें से सेकंड वाला। द एजेंसी सेड द सीक्वेंस लाइकली इंडिकेट्स अ कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन प्रोसेस दैट फॉर्म्ड अ सिस्मिक डबलेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से एक के बाद दो आए हैं, मतलब एक के बाद एक आया है तो सिस्मिक डबलेट इसलिए ये बन गया। और यूएसजीएस का ये कहना है कि क्वेक्स ऑफ दिस साइज शुड नॉट बी व्यूड एज अ सिंगल पॉइंट ऑन अ मैप बट एज द रप्चर ऑफ अ मच लार्जर सेक्शन ऑफ अ बोल्ट। तो ये बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल पॉइंट पे कोई रप्चर हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो फॉल्ट होता है उसके किसी लार्जर एरिया में इस तरीके का रप्चर देखने को की वजह से ये चीज़ हुई है। अब वाई वर दे सो डिस्ट्रक्टिव, अभी इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों थे? तो मेन शॉक जो है वो लगभग ज़मीन से उसकी जो डेप्थ थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है ना, रिलेटिवली शैलो डेप्थ ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर। तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कि जो भी अर्थक्वेक शैलो डेप्थ से जनरेट होता है तो उसकी सरफेस पर पहुंचने की जो शॉक वेव्स की इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और वर्सनिंग द सिचुएशन वाज द फैक्ट दैट दिस वाज अ डबलेट तो डिस्टिंक्ट फ्रॉम रूटीन आफ्टर शॉक्स। ठीक है, डबलेट का मतलब वही है कि जिसमें अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है, आफ्टर शॉक्स के केस में मैग्नीट्यूड कम होता है। ठीक है, आफ्टर शॉक्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस और रप्चर्स कॉज्ड बाय द मेन अर्थक्वेक। ठीक है, जो मेन अर्थक्वेक से रप्चर या कुछ डिस्टर्बेंस होता है उससे जो मेन अर्थक्वेक के बाद छोटे छोटे ट्रेमर्स फील होते हैं, ठीक है ना, उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। तो सम स्ट्रेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड देन इट इज एम्पलीफाइड बाय द मेन अर्थक्वेक रिजल्टिंग इन अनदर क्वेक। ठीक है, आफ्टर शॉक्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द मेन अर्थक्वेक although these are not very tight definitions and have to be assessed on a case by case basis। ठीक है, मतलब लेकिन जनरली ये माना जाता है कि आफ्टर शॉक जो है वो हल्के होते हैं, बट यहाँ पर आफ्टर शॉक्स नहीं था। ठीक है, मतलब आफ्टर शॉक्स ये होते हैं कि जो एक मेन अर्थक्वेक आया उसकी वजह से जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या रप्चर हुआ है उसी से कुछ मतलब ट्रेमर्स फील हो रहे हैं। ठीक है, या कुछ शॉक्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा हल्के होंगे कंपेयर टू द मेन शॉक। लेकिन डबलेट्स जो हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, हैपनिंग विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और फ्यू सेकंड्स और अ फ्यू मिनट्स और मे बी कपल ऑफ आवर्स। ठीक है, उसको कहा जाएगा डबलेट। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग लगभग बराबर होगा एंड हैपन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होंगे जैसा यहाँ पर देखने को मिला है। तो डबलेट्स कैन ऑल्सो भी स्पेशली डिस्ट्रक्टिव बिकॉज दे प्रोलॉन्ग द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग। ठीक है, क्योंकि इनसे जो ग्राउंड शेकिंग है वो तेज ज़्यादा लंबी देर तक हो सकती है, तो इसलिए ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। यहाँ पर 2016 की एक स्टडी है इन द नेचर जियो साइंस, इसमें पाकिस्तान के 1997 के हारनाई अर्थक्वेक को एनालाइज किया गया और इसमें यह पाया गया कि जो सेकंड मेजर शॉक थी जो कि पहले शॉक के सिर्फ 19 सेकंड के बाद आई, उससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड शेकिंग का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ गया और जो एरिया अफेक्टेड था वो भी बढ़ गया। ठीक है, 10 buildings weakened by the first quake remained exposed to another major shock almost immediately, increasing the risk of collapse and complicating rescue efforts। ठीक है, मतलब जैसे पहला अर्थक्वेक आया तो उससे क्या होगा कि बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ा सा शेक होंगी, लेकिन अगर वो पहले अर्थक्वेक के बाद रुक गई तो हो सकता है कि बिल्डिंग कोलैप्स ना करे। लेकिन एक पहला अर्थक्वेक आ रहा है, बिल्डिंग थोड़ा सा जो है वो
शेक कर रही है, और उसके तुरंत बाद थोड़े से सेकंड्स के बाद, जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है, 38 सेकंड्स के आसपास बताया गया है, तो उसके बाद तुरंत अगर दूसरा अर्थक्वेक आ जाए और वो भी उतने ही तेज मैग्नीट्यूड का, तो जो बिल्डिंग पहले से हल्की से शेक कर रही थी वो कोलैप्स कर जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, कि इसी वजह से जो डबलेट है उसमें जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब कैसे जो है पहले डबलेट्स हुए हैं, तो 2023 का जिक्र किया गया है। यहाँ पर एक डबलेट क्वेक आया था टर्की और सीरिया में, मैग्नीट्यूड 7.8 और 7.7 के आसपास था। ठीक है, 95 किलोमीटर की दूरी पर और 9 घंटे अपार्ट, मतलब 9 घंटे के डिस्टेंस में ये आया था। इससे लगभग 14 मिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित हुए थे, और बहुत लंबे स्तर पर इसका, मतलब बड़े एरिया में इसका डैमेज हुआ था। 2021 में भी बताया गया है एक मेजर डबलेट लाइक इवेंट जो है वो हुआ था 8.6 और 8.2 मैग्नीट्यूड का इंडियन ओशन में नियर मलेशिया। 1988 में बताया गया है एक ट्रिपलेट आया था। ट्रिपलेट का मतलब है सीरीज ऑफ 3 अर्थक्वेक्स जस्ट हाफ एन आवर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से आधे आधे घंटे की दूरी में 3 अर्थक्वेक आए थे, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे ये। ठीक है, तो इस तरीके के डबलेट्स और ट्रिपलेट्स होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, एक रेयर फिनोमिना इसको कह सकते हैं आप। क्लियर है बात? यहाँ पर देखिए, आपको मैंने स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट तो समझा दिया, इसमें दो तरीके की फॉल्टिंग और होती है। पहले तो फॉल्ट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। ठीक है, दो अगर पत्थर हैं, दो ब्लॉक्स ऑफ रॉक हैं, उनके बीच में जो जोन ऑफ फ्रैक्चर है उसको कहा जाता है फॉल्ट। और जब ये ब्लॉक्स रैपिडली मूव करते हैं तो उससे क्वेक्स आता है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया जो यहाँ पर हुआ है अर्थक्वेक, ये इसके केस में स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, कि दो प्लेट जो है वो एक दूसरे के बगल से स्लिप कर रही हैं। दो फॉल्ट और होते हैं, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट और एक होता है रिवर्स फॉल्ट। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उसको समझाया गया है वो आपको आई होप, मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अलग से समझाता हूँ। सबसे पहले स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के स्लाइड पास कर रही हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। यहाँ पर लिखा गया है कि दीज रॉक्स स्लाइड लिटरली रिलेटिव टू द रॉक्स अक्रॉस द फॉल्ट, तो ये हो गया स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दो फॉल्ट और हैं, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, देखो ये आपका फॉल्ट है, दिस इज योर फॉल्ट लाइन। ठीक है, ये दिख रही है फॉल्ट लाइन। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होती है फुटवॉल, एक होता है हैंगिंग वॉल। तो जब बेसिकली जो हैंगिंग वॉल है, ठीक है, वो नीचे की तरफ को जाने लगे, हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ को जाए और फुटवॉल जो है वो ऊपर की तरफ को जाए, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट जो है वो जनरली टेंशन के केस में या एक्सटेंशन के केस में होता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि दीज रॉक्स ड्रॉप डाउन रिलेटिव टू द रॉक्स अक्रॉस दी फॉल्ट, मतलब कौन से रॉक्स की बात हो रही है, जो हैंगिंग वॉल है उसकी। ठीक है, वहीं अगर हम रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो इसमें वही है, ये फॉल्ट हो गया, ये आपका फुटवॉल, ये आपका हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ को जा रही है। ठीक है, ये बेसिकली कंप्रेशन के केस में होगा, कि अगर इन दोनों प्लेट्स के केस में कंप्रेशन है, आप खुद समझिए, टेंशन का मतलब है कि ये प्लेट इधर की तरफ को और ये प्लेट इधर की तरफ को जा रही है, तो दोनों आपस में खींच रही हैं, तो ये वाली वॉल नीचे की तरफ को गिरेगी। और वहीं अगर दोनों की तरफ से कंप्रेशन हो रहा है, मतलब इसको इधर से दबा रहे हैं, इसको इधर की तरफ से दबा रहे हैं, कंप्रेशन अगर हो रहा है, तो ये फॉल्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ को जाएगा। इसी को कहा जाता है रिवर्स फॉल्ट। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि दीज रॉक्स रेज अप रिलेटिव टू द रॉक्स अक्रॉस द फॉल्ट। ठीक है ना, फॉल्ट के अक्रॉस जो है ये वॉल ऊपर की तरफ को जा रही है, ये जो ये वाला आप कह सकते हैं रॉक का ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ को जा रहा है। कंप्रेशन के केस में आपका रिवर्स फॉल्टिंग होगी, और नॉर्मल फॉल्टिंग के केस में आपका एक्सटेंशन होगा। ठीक है ना, एक्सटेंशन के केस में नॉर्मल फॉल्ट होगा, कंप्रेशन के केस में रिवर्स फॉल्ट होगा। समझ गए ये बात? ठीक है, इसमें हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ को जाएगी कंप्रेशन में, और इसमें हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ को जाएगी। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट तो सिंपल है, इसमें आपको सिंपल जो ये दो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के ऐसे स्लाइड पास करेंगी। क्लियर है? चलिए, तो यही चीज़ जो है वहाँ पर दिखाई गई थी, मतलब वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, मैंने आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी से समझा दिया है। इसके बाद अब हम लोग आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्टिकल्स तो यही थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पासपोर्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया कि प्रूफ नहीं है वो। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सिटीजनशिप इज अ लीगल स्टेटस एक्वायर्ड थ्रू बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यस। थर्ड है द constitution identifies a single document as a definitive proof of citizenship. Neither constitution nor the citizenship act of 1955 किसी भी single document को as a definitive proof of citizenship नहीं बताता है, तो this is also wrong. The correct answer will be option A, 2 only. Next is under the citizenship act of 1955 citizenship by naturalization may be granted to a foreign national who is not an illegal migrant. Yes. Has ordinarily resided in India for at least 12 months immediately preceding the application. Yes. और उस 12 मंथ से पहले के जो 14 साल हैं उस पर कम से कम 11 साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज
With reference to the powers of Central Consumer Protection Authority, consider the following statements. CCPA can take suo motu cognizance of misleading advertisement. Yes, इस बार जो लिया है वो suo motu ही है. This is correct. CCPA derives its powers from the Consumer Protection Act of 2019. मैंने आपको दोनों सेक्शन का जिक्र बताया वहाँ पर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए भी और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर भी. इसके बाद CCPA जो है वो कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. यस, बिल्कुल लगा सकता है, जैसा लगाया भी है अभी. तो ऑल थ्री आर करेक्ट. आंसर विल बी डी. नेक्स्ट इट सेज, consider the following statements regarding the relationship between the Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI, and Central Consumer Protection Authority, that is CCPA. Compliance with FSSAI regulations automatically protects a company from action under the Consumer Protection Act 2019. यानी कि अगर कोई कंपनी FSSAI के रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वो कंपनी के रेगुलेशंस, FSSAI के रेगुलेशंस तो फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी, तो उसकी वजह से उनके ऊपर एक्शन लिया गया. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. CCPA में होल्ड अ फ्रंट ऑफ पैक क्लेम misleading even if the product complies with FSSAI manufacturing standards. Yes, this is also correct. ठीक है, मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है कि वो उसको होल्ड कर सकती है. इसके बाद अगला लिखा है कि CCPA डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टेक्निकल रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कंज्यूमर डिसेप्शन. यस, कि टेक्निकल रेगुलेटरी कंप्लायंस अलग चीज़ है और कंज्यूमर का डिसेप्शन अलग चीज़ है. ठीक है, मतलब कंज्यूमर को धोखा देना अलग चीज़ है, तो CCPA इसको डिस्टिंग्विश करता है. तो आंसर विल बी ए, दैट इज 2 and 3 आर करेक्ट. इसके बाद अगला लिखा है, consider the following statements regarding seismic doublet. It refers to two earthquakes of similar magnitude occurring close together in time and space. Yes, दो अर्थक्वेक होंगे, सिमिलर मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है, आफ्टर शॉक के केस में मैग्नीट्यूड कम होता है, लेकिन यहाँ पर सिमिलर मैग्नीट्यूड होगा और जो दोनों मतलब टाइम में भी पास पास होंगे और स्पेस में भी पास पास होंगे, तो उनको कहा जाएगा डबलेट. यस, दिस इज करेक्ट. सिस्मिक डबलेट में जो सेकंड अर्थक्वेक इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज एन आफ्टर शॉक. नहीं, मैंने बताया कि उसमें सेकंड अर्थक्वेक को आफ्टर शॉक नहीं माना जाता. जैसे अभी जो वेनेजुएला में हुआ है उसमें पहले वाले को माना गया है फोर शॉक और सेकंड वाले को माना गया है मेन शॉक. ठीक है, इसके बाद सिस्मिक डबलेट में रिजल्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड फॉल्ट रप्चर्स. यस, दिस इज करेक्ट कि वो क्लोजली रिलेटेड फॉल्ट रप्चर की वजह से होगा, है ना. तो आंसर इज 1 and 3 आर करेक्ट. आंसर विल बी बी. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, consider the following statements. In a strike slip fault, two blocks of earth's crust slide horizontally past one another. Yes, मैंने आपको ये दिखा दिया. Strike slip faults are primarily caused by compressional forces. नहीं, compressional forces से मैंने आपको बताया कि compressional forces की वजह से कौन सा फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट. ठीक है ना, रिवर्स फॉल्ट. टेंसाइल की वजह से या टेंशन की वजह से, टेंशनल फोर्सेस की वजह से कौन सा फॉल्ट बनता है, नॉर्मल फॉल्ट. स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है वो बनते हैं जनरली शेयर फोर्स की वजह से. शेयर फोर्स मतलब जब दो प्लेट्स एक दूसरे के बगल में स्लिप करती हैं. ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ये आपको अगर नहीं पता है, मतलब सेकंड तो रॉन्ग है, थर्ड वन इज करेक्ट. सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ. इसका फिलहाल आंसर है 1 and 3 आर करेक्ट, बी. ठीक है, सैन एंड्रियास फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये आपका अमेरिका का कैलिफोर्निया है, ये पैसिफिक ओशन है. तो यहाँ पर जो है दिस इज योर सैन एंड्रियास फॉल्ट. ठीक है, ये मैं अगर आपको जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स वाला मैप था यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला रीजन है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये एक तरीके से क्या है, दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लिप कर रही हैं. तो ये वाला जो प्लेट है, ये वाली मतलब ये वाला जो फॉल्ट है, यही है आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट. यहाँ पर पैसिफिक प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो एक दूसरे से स्लिप पास्ट कर रही हैं. ठीक है ना, यहाँ पर समझ गए. तो यही है आपका क्या, सैन एंड्रियास फॉल्ट. ठीक है ना, सैन एंड्रियास फॉल्ट. और सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो एक फेमस एग्जांपल है ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. ठीक है, समझ गए बात. चलिए, तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग CSET की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, 5 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है ओनली एट 1799. तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो एनरोल कर सकते हैं. और आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990. इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए, आज के लिए इतना ही. कल को फिर से मिलेंगे नए आर्टिकल्स के साथ. हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.
कोई भी आपके सजेशंस या फीडबैक हो तो वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल को फिर से मिलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।